हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड ईयर का यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक का जो क्वेश्चन बनता है, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति जानने के स्रोत, और उसके अलावा भारतीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ये 3-4 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आपके एग्जाम में बीए थर्ड ईयर में बनते हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट है प्राचीन इतिहास का। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन जो आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, इस वीडियो में आपके जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो 100% फंसना ही फंसना है, और वो आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरा टॉपिक ही हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, जो आपकी पहली बुक है, फर्स्ट पेपर है, उसी का पहला वीडियो है ये। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति के अध्ययन स्रोत क्या क्या हैं। भारतीय संस्कृति आज मैं कुछ अलग अंदाज में वीडियो लाया हूं, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा। इसके पहले मैं लगातार पीडीएफ के जरिए ला रहा था, लेकिन आज मैं कम्प्लीटली एक वीडियो ही आप लोगों के सामने ला रहा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए, भारतीय संस्कृति के अध्ययन स्रोत सबसे पहले बताएंगे। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए इन्हीं स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए साथियों आपको बता दें कि इतिहास अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण अगर अध्ययन की बात किया जाए तो साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है। जो आपका साहित्य है, और साहित्य के अलावा जो विदेशी यात्रियों की विवरण, विदेशी यात्रियों में लेखक भी आए थे विदेशी, और जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में वर्णन किया, और उसके जरिए हमको इतिहास का बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलती है। तथा उसके अलावा एक और साधन है जिसको कहते हैं पुरातत्व। पुरातत्व जो आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है वीडियो में, ये पुरातत्व से भी सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, क्योंकि पुरातत्व के विभाग जो होती है वो खुदाई करती है, और खुदाई में बहुत सारी चीज़ें पाती है, तो उससे समय का पता लगाते हैं, वहाँ की स्थिति, जैसे बहुत सारे धरोहर, बहुत सारे मुहरे, बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा भारतीय इतिहास को जानने में पता चलता है, और संस्कृति को समझने में। तो ये तीनों हैं जो कि भारतीय संस्कृति के अध्ययन के स्रोत माने जाते हैं, प्रमुख है यही। उसके अलावा प्राग वैदिक एवं वैदिक काल से भारतीय संस्कृति का आधार रहा है। इसके अंतर्गत पाषाण की धातु काल की संस्कृतियाँ आती हैं, इनके अनेक जानकारी हमें प्राप्त होती है। और मात्र पुरातत्व ही नहीं है, एक स्रोत है आपको धातुकालीन सभ्यताओं में जो हड़प्पा सभ्यता है, धातु ही नहीं है, एक धातु की आप धातुओं से बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में अवशिष्ट स्थान भी मिले हैं, और यहाँ पर जो नगरीय सभ्यता थी और उसके विभिन्न स्थलों का भी अवशेष मिलते हैं। इस आधार पर सभ्यता को भौतिक स्वरूप को पुनर्निर्माण लोग करते हैं। तो सैंधव सभ्यता में पूर्व में संस्कृति का ज्ञान हमें पाषाण धातुओं से ही मिलती थी। उसके बाद उपकरणों, मुंड मूर्तियों, मुहरों, भांडों, मृदभांड जो होते थे, उनसे सहायता मिली। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुयात में विभिन्न पुरास्थलों की प्राप्ति हुई, तब जाकर के भारतीय संस्कृति को हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। और भारतीय प्राचीन साहित्य में अत्यंत विशाल है, क्योंकि जिससे सुविधा के लिए धार्मिक एवं लौकिक दोनों भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक साहित्य तथा उसके आधार पर लिखे गए ग्रंथों को ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे साहित्य हैं, जो कि आप आगे चल के हम अभी इसी वीडियो में बताएंगे, और उन्हीं सारी चीज़ों से इतिहास को जानने में बहुत ही योगदान मिला है, और इसलिए आपको भारतीय इतिहास को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले बता दें कुछ धार्मिक साहित्य हैं, जो कुछ धार्मिक बौद्धिक साहित्य हैं, जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जैन धर्म बौद्ध धर्म के अलावा आपको 4 वेद मिल जाएंगे, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सारे वेदों को संहिता, चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। तो इसे संहिता कहते हैं। इससे भी बहुत सारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ आदि ये हैं, जो वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ ही। इस प्रकार के अध्ययन के लिए भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। और बौद्ध तथा जैन साहित्य की जो दृष्टिकोण है वो धर्म परक ही है, क्योंकि जहाँ ब्राह्मण ग्रंथों से सूचना नहीं मिलती, वहाँ इन ग्रंथों से कहीं ना कहीं सूचना पूरी मिल जाती है। और सामग्रिता जो है वो हमारी सहायता करती है, ये सामग्रियाँ। और इन सारी सामग्रियों को हम लोग ब्राह्मण साहित्य के दृष्टिकोण से, ग्रामीण एवं बौद्ध एवं जैन के साहित्य के दृष्टिकोण को नागरीय, इन सारी चीज़ों को प्रतीत करते हैं, पाते हैं। और उसके अलावा बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन हम तत्कालीन समाज की आर्थिक दशा के रूप में करते
करते हैं, क्योंकि बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है उस समय के तत्कालीन समाज क्या थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरीके से लोग रहा करते थे, और ये सारी चीज़ें पता चलती, समाज कैसे था उनका, ये हमारे बौद्धों से। और विदेशी लेखकों में मैंने बताया अब तक साहित्यिक, कुछ धार्मिक साहित्य बौद्ध जो हमने बताया, धार्मिक की कुछ चीज़ें जैसे वेद, पुराण, उपनिषद और आपके महाकाव्य ग्रंथ जो हैं, वेदांग, पुराण, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, वो सारे क्या थे, साहित्यिक ग्रंथों से हमको किन चीज़ों को पता चलता है। उसके अलावा विदेशी लेखकों की अगर हम बात करें तो विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण में भारतीय इतिहास के साथ साथ संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर सुंदर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि भारतीय इतिहास विदेशी यात्रियों की जानकारी हमें नहीं देता है। उसके अलावा हमको प्राचीन भारत के समय में उनकी संस्कृति के अलावा विभिन्न पक्षों पर भी बहुत सुंदर प्रकाश पड़ता है। जैसे प्राचीनी यूनानी आए थे, हेरोडोटस ने विवरण से हमें ईरानी भारत और ईरान के संबंध में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। और जो पेरीप्लस था, पेरी प्लस जो था ये आया था जब भारत, तो प्राचीन समुद्री व्यापार के बारे में बताता है। उसके अलावा समुद्री व्यापार बताने के बाद एक और आता है राजदूत के रूप में मेगस्थनीज, जो कि मौर्य सम्राट में आया था, मौर्य वंश में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह रहता था और ये राजदूत था। और उस समय के ग्रंथ इंडिका ने इस मेगस्थनीज ने लिखी, और उस इंडिका में उसकी ग्रंथ कौन थी, इंडिका नामक ग्रंथ लिखी, और मेगस्थनीज ने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विस्तार पूर्वक बताया है अपने उस इंडिका नामक पुस्तक में। तो इस तरीके से ये जो आपका विदेशी यात्रियों के विवरण मिलेंगे आपको। और उसके अलावा अब आगे हम आपको बता दें कि फाहियान, जो एक फाहियान आता है, फाहियान एवं ह्वेनसांग, फाहियान एवं ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों का भ्रमण वृत्तांत भी क्रमशः हमको मध्यकाल के समय में देखने को मिलता है। और उसी समय अरबी यात्री लेखक भी आए थे एवं बहुत सारे विद्वान पहुँचे। और सबसे प्रमुख एवं जो सबसे प्रमुख नाम है उसका नाम है अलबरूनी। अलबरूनी एक किताब लिखता है जिसको आप लोग तहकीक-ए-हिंद के नाम से जानते हैं साथियों। अलबरूनी एक बुक लिखता है जिसको तहकीक-ए-हिंद कहते हैं। राजपूत कालीन समाज, धर्म एवं रीति रिवाज, परंपराओं आज पर जो है अच्छा प्रकाश इसका पड़ता है। और इस प्रकार से मेगस्थनीज की जो तहकीक-ए-हिंद है, अलबरूनी की जो तहकीक-ए-हिंद है, इससे भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। साथियों वीडियो में मतलब मोबाइल मैंने हाथ से पकड़ रखा है, इस वजह से आपको यहाँ पर कैमरा हिलते हुए नज़र आ रहा होगा, बोल भी रहे हैं हम, तो उसको ना ध्यान दीजिएगा, लेकिन मेरी बातों को ध्यान जरूर दीजिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। कहानी की तरह आप समझ जाएंगे किस तरीके से विदेशी यात्री आए और किन्होंने किसके बारे में वर्णन किया, और आगे चलकर बहुत सारी विशेषताएं बताएंगे भारत की संस्कृति की। तो पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख सिक्के भी मिले हैं। पूरा तीसरा क्या था, पहला हमने साहित्य बताया, साहित्य में बहुत सारे साहित्य बताए, वेद, पुराण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ हैं, उपनिषद और वेदांग, ये सारी चीज़ें बताएं। उसके बाद विदेशी यात्रियों में मैंने बहुत सारे तमाम जो विदेशी यात्री भारत में भ्रमण करने आए और उस समय कुछ राजदूत के रूप में भी आए, जैसे कि आपका मेगस्थनीज था, और अलबरूनी जैसे विद्वान भी यहाँ भारत में आए और तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तकों में उन्होंने अपने मतलब यहाँ के बारे में बताया है। इस प्रकार से पता चलता है कि विदेशी यात्री यहाँ आते थे और यहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित करते थे, और उस जानकारी से आज हमें पता चलता है भारतीय इतिहास के बारे में। और तीसरा मैंने बताया जो भारतीय इतिहास या भारतीय संस्कृति को जानने में मदद करता है साक्ष्य स्रोत के रूप में, ये हमारा पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं और स्मारक मिलते हैं खुदाई में, और इससे गणना की जाती है कि उस समय के समाज में क्या स्थिति रही होगी। जैसे कि अशोक के समय से प्रारंभ में होकर प्राचीन इतिहास के प्रत्येक काल के लेख बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। उसके पहले के नहीं मिलते थे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों को बताना है। इस प्रकार जो अशोक के बाद के जो काल आए उस समय लगातार लोग अपने इस इतिहास के बारे में वो लोग ध्यान देने लगे और अच्छी तरीके से उसको अध्ययन करके एक जगह संकलित करने लगे, लिखने लगे। तो इस प्रकार से आगे चल करके हमको इतिहास के बारे में जानकारी, बहुत सारा साक्ष्य मिल जाता है। लेकिन इनके अध्ययन से समकालीन धर्म, समाज एवं साहित्य, व्यापार और वाणिज्य, कला आदि का भी पता चलता है। इस प्रकार सिक्के का क्या काम था, सिक्के आर्थिक इतिहास के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि सिक्कों पर अंकित कुछ धार्मिक प्रतीक बने होते हैं जिन्हें हम समकालीन धार्मिक स्थिति की सूचना देते हैं। कहने मतलब यदि कोई सिक्का मिला उस पर देवी बना है या फिर कोई राजा बनवाया अपना चित्र या फिर किसी और प्रकार के कोई पशुओं का अगर चित्र बना है, तो उससे उस समय की समाज की जो स्थिति थी, समाज में जो वो थी क्या कहते हैं
समकालीन समाज के जो चिन्ह थे उनसे हमको बहुत सारी अलग सूचना मिलती है। और भारतीय संस्कृति के स्रोत के रूप में प्राचीन स्मारकों एवं भवन, मंदिरों, मूर्तियों, मंदिर एवं इन सारी चीज़ों को बहुत महत्व, क्योंकि मंदिर, मूर्तियाँ जहाँ एक और जनता धार्मिकता को पता चलता था मंदिर, मूर्तियों और भवनों से, वहीं दूसरी ओर हिंदू के विविध पक्षों को क्या करते हैं, सुंदर प्रकाश पड़ता है। और खजुराहो जैसे मंदिर जो आपको मिलेगी उड़ीसा में है, जो आपका बृहदेश्वर मंदिर मिल जाएगा तंजौर में है, और तमाम ऐसे मंदिर मिल जाएंगी जिनसे सुंदर प्रकाश पड़ता है कि हिंदू वास्तु एवं स्थापत्य के सर्वोत्तम स्वरूप को प्रकट करती है। इस प्रकार से हमको प्राचीन इतिहास की संस्कृति, ये हमारा था भारतीय संस्कृति के अध्ययन के स्रोत के रूप में। थोड़ा सा इसमें है कि इस समय इस प्रकार भारतीय साहित्य, विदेशी विवरण के पुरातत्व, इन तीनों की सहायता से हमें क्या करता है, भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों का अध्ययन करते हैं, अच्छा अध्ययन कराते हैं। तो इस प्रकार से पता चल गया आपको साहित्यिक और विदेशी विवरण, उसके अलावा पुरातत्व, इन तीनों के माध्यम से हमें क्या होता है, भारतीय संस्कृति के अध्ययन के स्रोत के रूप में पूरी जानकारी मिलती है। तो आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है साथियों कि भारतीय संस्कृति के अध्ययन स्रोत का विवरण कीजिए। भारतीय संस्कृति के अध्ययन स्रोत को एक क्वेश्चन पहला तो यही बन सकता है, तो इसको एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो बन सकता है वो ये साथियों, आपको बता दें कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ये अगर आपको पता होगा तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, इसका विवरण करना है हमको। तो देखिए यहाँ पर जो है संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों शब्दों का प्रातः समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप सब जानते होंगे साथियों कि जो संस्कृति होती है और सभ्यता होती है, दोनों लगभग एक ही रूप से वो प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि दोनों का समान अर्थ की तरह होता है। आगे चलकर अंतर भी बताते हैं। सामान्यतः जो सभ्यता है, सभ्यता का तात्पर्य किससे है, सभ्यता का तात्पर्य मनुष्य की उपलब्धियों से होता है, और सभ्यता शब्द संस्कृत के सभा से निष्पन्न हुआ है। और इसी प्रकार संस्कृति की अवस्था के परिष्कृत या सुधरे हुए रूप को घोषित करती है। जो संस्कृति है ये किसको घोषित करती है, ये किसी सभ्यता के सुधरे हुए रूप या किसी मतलब अवस्था के परिष्कृत या सुधरे हुए स्वरूप को घोषित करता है। इसका मतलब अर्थात वह कार्य जो भली भांति किया गया हो, अर्थात अलंकृत भी हो। प्रत्येक सभ्यता का इतिहास साथियों आपको ऐसा स्तर आता है जबकि मनुष्य एक विशेष प्रकार का बौद्धिक उत्कर्ष कर लेता है। जब किसी सभ्यता का बौद्धिक उत्कर्ष हो जाता है और सभ्यता का विकास हो जाता है, तो यह उत्कर्ष साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला और आदि माध्यम से मुखरित होता है। तो इस स्तर को प्राप्त करने के बाद जो सभ्यता होता है वो अलंकृत तथा परिष्कृत हो जाती है, और सभ्यता के इस स्वरूप को हमारे दूसरे शब्दों में हम लोग संस्कृति को कहते हैं। सभ्यता जब इतना विकास कर लेती है और उस स्वरूप को, जब सभ्यता बहुत सुव्यवस्थित ढंग से विकास कर लेती है, तो उस सुधरे हुए स्वरूप को संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। साथियों संस्कृति आप समझ गए होंगे क्या होगा और सभ्यता क्या है। सामान्य अर्थ में ये दोनों शब्द एक ही हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, और इनका जो इस प्रकार मानव संस्कृति संबंध में ज्ञान का कार्य और रचना से है। और आपको बता दें संस्कृति को आप लोग जानते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं, कल्चर। और इस प्रकार यह भी आपको स्पष्ट हो जाता है, जहाँ सभ्यता भौतिक प्रगति की अवस्था को सूचित करती है, वहीं दूसरी ओर संस्कृति आत्मिक प्रगति को सूचित करती है। और सभ्यता दृश्य तथा संस्कृति अदृश्य होती है। सभ्यता क्या होती है, दिखती हुई है, और संस्कृति अदृश्य होती है। जो कि संस्कृति आप लोग संस्कृति जो आपकी प्राचीन संस्कृति रही है वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ आप समझ सकते हैं ये चीज़ें रही होंगी, लेकिन सभ्यताएं वास्तविकता में दिखती थी। और ये दोनों परस्पर क्या होते थे, अवच्छिन्नित रूप में होते थे। और कुछ संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें लिख सकते हैं। ये जो मेरा एक पेज है A4 साइज़ के पेज में मैंने लिखा है, इसको आप एग्ज़ाम में कम से कम मैंने 1.5 पेज लिखा, तो आप 4 पेज में लिखोगे। ये बहुत सटा के हम बहुत मतलब एकदम फुल यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इतना छोड़ करके, और काफ़ी पतली हो जाएगी तो लिखेंगे और दूरी तो ज़्यादा लिख सकेंगे। और मैंने शॉर्ट में आपको बना कर भी लाया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो और कुछ बात बता दें कि भारत की प्राचीन संस्कृति
का जो इतिहास है वो अत्यंत गौरवशाली रहा है और इससे सभ्यता से अति प्राचीन काल के विश्व के आदरपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता से ऋग्वेद में स्पष्टता कहा भी गया है, सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा अर्थात आदि संस्कृति विश्ववारा अथवा विश्व के कल्याण के लिए भी भारतीय संस्कृति क्या है, बहुत ही उदात्ता भावना से परिणाम है। और क्योंकि जहाँ प्राचीन विश्व की समकालीन संस्कृतियाँ पूर्णतः एक प्रकार से काल कवलित हो गई थी, वहीं भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है और तथा सबके लिए आदर्श स्वरूप है। ऐसी गरिमामयी संस्कृति का अध्ययन समस्त भारतीयों को गौरवान्वित करता है। इस प्रकार हमको पता चलता है कि भारतीय संस्कृति कितना विशाल और कितना महत्वपूर्ण था। तो ये चीज़ आप जान गए क्या कि भारतीय संस्कृति से आप क्या, यह संस्कृति भारतीय ही नहीं, संस्कृति से आप क्या समझते हैं ये आप समझ गए, चाहे वो किसी भी देश की संस्कृति हो उसमें हम बता दिए हैं। और अंत में हमने भारत की ही संस्कृति की बात कही। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है साथियों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और सुन लीजिए, इस वीडियो में आप देख रहे हैं और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा, मैं इसका फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट पर भेज दूंगा और वहां पर आप जा करके टेलीग्राम पर ज्वाइन करके चैनल हमारा और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ऐसे तमाम हमारा लिंक मिल जाएगा जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और कांटेक्ट भी मिल जाएगा। यदि कोई समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं, अन्यथा व्हाट्सएप पर ही मैसेज करिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। तो इस प्रकार से हम आपकी सहायता नोट्स इसका प्रॉपर दे देंगे, आप एक बार दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब भारतीय संस्कृति की विशेषताएं आ जाता है क्वेश्चन आपका डायरेक्ट, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति पर निबंध लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भारतीय संस्कृति पर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि विश्व के अन्य देशों की संस्कृतियों में दृष्टिगत नहीं है, क्योंकि आपको बता दें अपने विशेष तत्वों के कारण भारतीय संस्कृति विश्व के देशों में अपनी अलग महत्व बनाए हुई है और इन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम रखेंगे प्राचीनता। प्राचीनता क्या होती है इसको समझिएगा साथियों। प्राचीनता भारतीय संस्कृति के इतिहास की अत्यंत प्राचीन भारत में सभ्यता का उदय हुआ है, क्योंकि सदियों पूर्व प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों से हमें पता चलता है कि विश्व के अन्य भागों के साथ भारत में भी मानव संस्कृति प्रारंभ हुआ और सैंधव सभ्यता की खोज के से भारतीय संस्कृति की प्राचीनता बढ़ गई और तथा आज हमारे पास यह विश्वास करने का आधार है कि मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं की भांति भारत की भी अपनी एक स्वतंत्र सभ्यता थी, जो कि कहीं न कहीं अधिकांशतः समकालीन सभ्यताओं से अधिक विकसित एवं गतिशील थी। ये आप समझिए, और सभ्यताओं से अधिक विकसित थी। उन समकालीन सभ्यताओं के समान भारत के देश में भी मानव सभ्यता के जनक होने का दावा रखता है और इस प्रकार भारतीय संस्कृति को विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में सर्वप्रमुख मानते हैं। तो आप प्राचीनता का मतलब आप समझ गए होंगे। प्राचीनता में हेडिंग जो डालेंगे आपको, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में प्राचीनता जब लिखेंगे तो प्राचीनता में आपको यही बताना है कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में भी ऐसी ऐसी सभ्यताएँ मिली हैं जो कि विश्व में बहुत ही गौरवान्वित करने वाली चीज़ें हैं और बहुत ही अपनी प्राचीनता को बहुत बताती हैं, क्योंकि विश्व में सुमेरियन और मिस्र जैसी सभ्यताओं से भी प्राचीन भारतीय सिंधु सभ्यता मानी गई है। और यहाँ पर उस समय जो सिंधु सभ्यता विकास की, जितना विकास सिंधु सभ्यता कर गई उतना और भी सभ्यताएं विकास नहीं कर पाई थी। इस प्रकार अपनी प्राचीनता आज भी पता चलता है, उसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो अधिकांशतः समकालीन सभ्यताओं से ज़्यादा विकसित हमारी सभ्यता थी। तो प्राचीनता में अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन भारतीय संस्कृति को आपको बताना है कि भारतीय प्राचीन संस्कृति किस प्रकार रही होगी। और निरंतरता, हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में दूसरा हेडिंग आप डाल दीजिएगा निरंतरता। तो भारतीय संस्कृति में प्राचीनतम में होने के साथ साथ निरंतरता भी है, क्योंकि प्राचीनता आप जान गए कि क्या होता है ना साथियों। मैंने पहली हेडिंग जो बताया है प्राचीनता होता ये है कि आपकी एक अलग पहचान बताती है कि आप इतने पुरानिया हैं, आप इतने पुराने हैं, आप मतलब सबसे पहले हैं, जो कि
और नहीं थे। आप कहीं भी होते हैं ना कि मैं बहुत दिनों से यहाँ हूँ, मैं इलाहाबाद में बहुत दिनों से रह रहा हूँ, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, अरे मैं मेरा बहुत व्यवहार रहा है, मतलब आप अपनी प्राचीनता को बताते हैं, यहाँ मेरी पुश्ती बीत गई एक दो। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति की भी प्राचीनता आपको बतानी है पहली हेडिंग में। दूसरी हेडिंग में निरंतरता लिख लीजिएगा। निरंतरता का मतलब ये है साथियों कि आपका जो निरंतरता है ये आगे चल कर के बने रहती है। कहने का मतलब भारतीय संस्कृति में प्राचीनता के साथ साथ निरंतरता भी है। जैसे निरंतरता का क्या आशय है? निरंतरता का आशय है कि जो भारतीय संस्कृतियाँ भारत में विद्यमान थीं, जो भारतीय संस्कृतियाँ भारत में विद्यमान थीं, जीवित हैं। मिस्र और सुमेर, बेबीलोनिया, असीरिया तथा ईरान की संस्कृतियों की अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी आधुनिक निवासियों अपने प्राचीन संस्कृतियों से कई संबंध है। वहाँ का संबंध जो ये मिस्र, सुमेर, बेबीलोनिया, असीरिया, ईरान की जो संस्कृति है उनका आज की संस्कृति से कोई संबंध नहीं मिलता है। लेकिन यही भारत के अतीत और वर्तमान की बात करें तो उनका वर्तमान जीवन से बहुत ज़्यादा संबंध है। जैसे शताब्दियों पहले परिवर्तनों के बावजूद भी, इतने शताब्दी पहले भारतीय प्राचीन सभ्यता संस्कृति के बदलने के बावजूद संस्कृति जो है उसकी आत्मा समान रही है। क्योंकि आप इसके अद्भुत प्रमाण भी देख सकते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता में आपको मिलेगा कि देवी देवताओं, मूर्तियों को आज भी भारतीयों के लिए पूजनीय है। तो ये आपकी जो है सिंधु सभ्यता में अद्भुत प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, नदियों को देवी माना जाता था, मूर्तियों की पूजा होती थी, और ये सभी पूजनीय आज भी हैं। इस प्रकार से पता चलता है निरंतरता आज भी विद्यमान है। पहले जैसा चीज़ें हो रही तो वो आज भी हमारी संस्कृति में मौजूद है। तो हिमालय से कन्याकुमारी तक बसे हुए हिंदू आज भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण बहुत ही बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। इस प्रकार ऋषियों ने भी शताब्दियों पूर्व सिंधु सरिता तट पर उच्चारित किया था। यूनान तथा रोम की सभ्यताओं में धर्म एवं सिद्धांत आज भी निवासियों के लिए कोई महत्व नहीं रखते। इस प्रकार आप देख लिए कि भारतीय संस्कृति प्राचीन साहित्य, धर्म, दर्शन, सामाजिक आचार विचार और उसके अलावा क्या है कि आज भी उतने मूल्यवान बने हुए हैं जितने कि प्राचीन समय में थे। निरंतरता भारतीय संस्कृति में अपनी वस्तु है जो आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। आप इससे ये बात समझ गए होंगे कि भारतीय संस्कृति में प्राचीनता भी बहुत ज़्यादा है जो कि विश्व में कहीं नहीं है, और निरंतरता आज भी विद्यमान है। प्रमुख जैसे पौधों, वृक्षों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, शिव की पूजा, ये सारी चीज़ें आज भी आपके भारतीय संस्कृति में मौजूद हैं। अब आपको तीसरा हेडिंग धार्मिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता। आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता आप तीसरी हेडिंग डाल देंगे प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में। तो इसमें आप लिखेंगे क्या कि प्राचीन जो आध्यात्मिकता की बात करें तो आध्यात्मिकता में धार्मिकता के बहुत सारे प्रकार थे और प्रमाण भी हैं जो आपकी संस्कृति में आज भी मिलते हैं। जैसे कि आपको बता दें, इसके सभी अंगों को भी प्रभावित किया है। प्राचीन समाज में पुरुषार्थों, विधान, आश्रम व्यवस्था, प्रतिपादन मनुष्य आध्यात्मिक साधना के प्रतीक थे। जीवन चरम लक्ष्य पर मोक्ष की प्राप्ति करते थे और उसमें धर्म को प्रमुखता दी जाती थी। इस प्रकार प्राचीन समय में धर्म को बहुत प्रमुखता दे करके और धर्म को मानते थे लोग, और इसलिए धर्म को मानते थे ताकि उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। अब आपको बता दें ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता क्या है साथियों? अब तक आप लोगों ने समझा जो चीज़ें, उसमें हमने कई चीज़ें बताएं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में। चौथी हेडिंग आप ग्रहणशीलता डाल दीजिएगा। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का यदि क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या करना है, भारतीय संस्कृति की एक विशेष विशेषताएं हैं जो कि उसको ग्रहणशीलता है। उसके प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना करके उनमें समाहित कर लेते हैं। जैसे कि अद्भुत शक्ति भी मिलती है। ऐतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक बहुत सारे अनेक देशों के आक्रमण हुए, अनेक जातियों के आक्रमण भारत हुए, जैसे शक, यमन, कुषाण, हूण, यहूद आदि ने भारत पर प्रबल प्रहार किया और क्या हुआ कि भारत को गंभीर भाव से झकझोर दिया। फिर भी क्रमशः भारतीय जो थे विदेशियों को अपनी धारा को प्रभावित कर लिए। उन्होंने ब्राह्मण तथा बौद्ध जैसे धर्मों को ग्रहण किया और भारतीय संस्कृति को आचार जो प्रचारक बन गए, जो विदेशी आक्रमण भी हुए। और मध्यकाल तक तुर्क में भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव से नहीं बचा सके, और यह सब संस्कृति को ग्रहणशीलता को भी परिणाम है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति
जो भी चीज़ें आक्रमण वगैरह हुए वो सारी चीज़ें भारत में आकर समाहित हो गई और भारतीय जो संस्कृति वो विद्यमान थी, ग्रहण की थी, अपने स्थान जो है वो ग्रहण की थी। किसी के आक्रमण या किसी जातियों के आने के बाद अपनी भारतीय संस्कृति बदली नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सर भारतीय संस्कृति का जो मेन चीज़ें थी वो आज भी मौजूद है किसी के आने के बाद। जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 जो था, कोरोना का समय, वो अगर भारत में आया एक समय, महामारी का दौर जब आया आपका 2019 में, तो उस समय भारत की स्थितियाँ बहुत बदल गई, लेकिन भारतीय जो संस्कृति और रीति रिवाज था वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो उसी प्रकार आक्रमण होते थे, एक महामारी की तरह एक प्रकोप आता था, लेकिन वो टल जाता था और समाहित हो जाता था लोगों के बीच में, लेकिन संस्कृति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इससे आप ग्रहणशीलता में लिखते हैं। सार्वभौमिकता में क्या लिखेंगे? सार्वभौमिकता में आपको भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिकता में उन्नति के लिए समस्त विश्व के कल्याण की कामना की गई है। जैसे कि वैदिक काल में भारतीय मनीषियों ने संपूर्ण विश्व के मानकर विश्व बंधु जैसे वसुदेव कुटुंबकम जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उद्घोष करते हुए सार्वभौमिकता का सिद्धांत दिया। उन्होंने न केवल मानव जाति अपितु प्राणी मात्र कल्याण के लिए चिंता व्यक्त की। ईश्वर से प्रार्थना की गई कि वह विश्व के अंधकार को प्रकाश की ओर अग्रसर करे, कल्याण कर की भावना को व्यक्त करते हैं। और कहा गया है कि सभी सुखी और कल्याण दर्शन करें जीवन का और किसी को दुख की प्राप्ति न हो। ये सार्वभौमिकता भारत के लोगों में विद्यमान थी। क्या है कि सभी के लिए ईश्वर से कामना करना। और विभिन्नता में एकता आपको बता दें तो एक और प्रमुख विशेषता है विभिन्नता में एकता। जैसे भारत में विशाल देश था और जहाँ प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर पर अनेक विषमताएं दृष्टिगोचर थी। जैसे कि बहुत सारी जगहों पर पठार थे, नदियाँ थे, झील थे, नीचे मैदान थे, ऊंचे ओर थे, अत्यंत उर्वरक प्रदेश थे। वहीं दूसरी ओर विशाल रेगिस्तान हुआ करते थे। अलग अलग प्रकार की यहाँ जलवायु थी। तो इस प्रकार की जलवायु के बावजूद यहाँ पर क्या हुआ कि संस्कृति में तथा प्राणियों व वनस्पतियों की संख्या में विश्व में अधिक हुए। कुछ घनघोर वर्षा हुई, कुछ भाग पर नाम मात्र की वर्षा होती थी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में विभिन्नता में एकता को देखने को मिलता है। और भारत में आपको 174 कितनी आपको भाषाएं मिल जाएंगी और उसके अलावा 54 बोलियां मिल जाएंगी। इस प्रकार से अनेक बोलियां भाषाओं के आधार पर भी आपको देखा जाए तो भारत विश्व में एक था। और भारत में विश्व प्रायः सभी प्रमुख धर्मों को लोग निवास करते थे। अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते थे, जो कि भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोलते थे। और उनका तथा यह संदेश हो सकता था कि भारत एक देश ना होकर छोटे छोटे विशाल खंडों का एक समूह था, जहाँ प्रत्येक की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति थी। किंतु इन प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर विभिन्नताओं में हमें एकता अवच्छिन्नित कड़ी है, जिसका हमें अपेक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार पता चलता है भारतीय संस्कृति में बहुत सारी एकता थी। उसके अलावा भारतीय संस्कृति में यह आधार भू एकता को निम्नलिखित स्वरूपों को देखने में मिलती हैं। अब हम लोग अगर एक और विशेषता लिखेंगे तो भौगोलिक एकता को देखेंगे। भारतीय संस्कृति की भौगोलिक एकता में प्रकृति ने भारत को एक विशेष भौगोलिक इकाई प्रदान किया था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की एक ऊंची दीवार और आपकी समान उसी रक्षा करते थे, और तथा पूर्व पश्चिम में दक्षिण को सागर देश को एक समस्त भूखंड भारतवर्ष की संज्ञा दी गई है। और विभूषित किया गया है। विशाल भूखंड भाग में भारतीय संस्कृति को विकसित हो गई और भूमि पर अनेक देश के लिए वही महत्व हुआ जिस प्रकार से हमको भारतीय चीज़ों में दिखता है। इस प्रकार के एक और 2 पॉइंट और बचे हैं साथियों। आपका 30 मिनट के अंदर आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। 3 क्वेश्चन पूरे फर्स्ट यूनिट का आपका जो भारतीय संस्कृति है, इससे सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से बनेंगे। तो देखिए, राजनैतिक एकता, भारत भूमि की एकता इस प्रकार अवधारणा है, जैसे कि प्राचीन अवधारणा से राजनीतिक एकता में प्रोत्साहन प्रदान किया। जैसे यहाँ आपको बता दें कि प्राचीन ग्रंथों में महान सम्राटों के लिए एक राट राजाधिराज जैसे विरोधों का प्रयोग मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र हिमालय से लेकर समुद्र तक की भूमि को चक्रवर्ती बताया गया है और चक्रवर्ती अशोक सम्राट क्षेत्र बताया गया है। वाजपेयी अश्वमेध तथा वैदिक यक्षों के भी इतिहास को हम महान सम्राटों देख सकते हैं। राजनीतिक एकता की बात की जा रही है, किस प्रकार एकता थी। जैसे चक्रवर्ती अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आदि मस्तिष्क में एक ही आदर्श रहा है। मस्तिष्क में एकता का यही आदर्श रहा है कि प्राचीन साहित्य में राजा
राज शासन विषयक सभी मान्यताएं इसी बात में पुष्टि करती हैं कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक एक विशाल भूखंड भारत का था। तो यह राजनीतिक एकता की बात करी। और सांस्कृतिक एकता की कुछ बात कर लें, उसके बाद ये वीडियो तुरंत खत्म हो रहा है 1 मिनट में। सांस्कृतिक एकता में जैसे भौगोलिक तथा राजनीतिक एकता के साथ साथ हमें भारत में धर्म, भाषा, साहित्य तथा सामाजिक परंपराओं की एकता भी दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ भारत में 7 नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी और 7 पवित्र नगरियों अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती की भूमि को मानकर प्रार्थना करते थे और उपदेश दिया गया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में बहुत सारी एकता देखने को मिलती है। सारे जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले थे ये सभी क्या करते थे, एक ही प्रकार के पूजा पाठ करते थे। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की हमने सबसे पहले बताया, भारतीय संस्कृति की प्रमुख है भारतीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हमने बताया है। उसके अलावा भारतीय संस्कृति के अध्ययन के स्रोत बताए थे। तो इस प्रकार ये पूरा आपका क्या हुआ, समाप्त हो गया। आपको बता दें कि आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो रहा हो तो।